हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 30 सितंबर का। 30 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो इंडो भूटान रिलेशनशिप से रिलेटेड है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं वो भूटान के साथ अपना बॉर्डर रखती हैं, जिसके अंदर में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ पार्ट जो वेस्ट बंगाल का है, यहां पर बॉर्डर रखता है भूटान के साथ। और बाकी जो बॉर्डर है भूटान का वो है चाइना के साथ, और चाइना का भी जो तिब्बत प्रोविंस है उसके साथ। भूटान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से काफी अच्छी रही है, जहां पर भूटान जो है वो अपनी जो विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिया की तरफ ही अलाइन रखता है। इंडिया भी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भूटान को देखता है और भूटान के अंदर में कई सारे डेवलपमेंट के काम करता है। भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री, यहां पर किसी भी तरह का जो पोर्ट का एक्सेस नहीं है, तो यहां पर अब एग्रीमेंट है जहां पर भूटान जो है वो कलकत्ता पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है और कलकत्ता पोर्ट से अपने जो गुड्स हैं उनको बाहर भेजा जा सकता है। अब यहां पर एक नई डेवलपमेंट हुई है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और भूटान के बीच में प्रोमिसेस बनाए गए थे और यही थीम रही, जहां पर प्रोमिसेस मेड एंड प्रोमिसेस डिलीवर्ड। अब यहां पर क्या प्रॉमिस किया गया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रॉमिस किया था कि भूटान के अंदर में जो रेल कनेक्टिविटी है इंडिया के साथ यहां पर की जाएगी। और कल यही अनाउंसमेंट जो है वो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने की, जहां पर अब ये कहा गया है कि वेस्ट बंगाल के जो बनार घाट जो रेलवे स्टेशन है वहां से जो समस्ते जो एक भूटान के अंदर में जगह है, यहां पर अब रेल कनेक्टिविटी बना दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कोजर हजार जो एक असम के अंदर में जगह है, वहां से लेके गिपलसू जो एक सिटी, मल्टी फंक्शनल सिटी के तौर पर भूटान डेवलप कर रहा है, यहां पर अब कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। और इसके लिए 4033 करोड़ रुपए की जो ये परियोजना है, ये इंडिया यहां पर डाल रहा है। इंडिया और भूटान के रिश्ते कितने मजबूत हैं वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भूटान के अंदर में भी अभी भी प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन की जो 13th प्लानिंग कमीशन है, वहां पर 2024 से लेके 2029 तक यहां पर जो चल रहा है, यहां पर 10,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट वो इंडिया यहां पर करने वाला है। और अब जिस तरह से बनारघाट और उसके साथ साथ जो असम से यहां पर ट्रेन की कनेक्टिविटी अगले 3 साल के अंदर में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं वो अब भूटान तक जाना शुरू कर देगी। उसकी वजह से जो भूटान है उसके अंदर में जो टूरिज्म है उसको काफी बूस्ट मिलेगा और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको भी फायदा मिलेगा। जब ट्रेन से कोई भी गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके अंदर में जो लॉस है और जो कॉस्ट है वो कम आती है। अब जब भूटान के पास ट्रेन कनेक्टिविटी हो जाएगी तो जितने भी गुड्स जो भूटान इंपोर्ट करना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो सस्ते हो जाएंगे और उससे भूटान को काफी मदद मिलने वाली। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो लद्दाख से रिलेटेड। लद्दाख के अंदर में पिछले बुधवार को जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और कॉन्फ्लिक्ट क्या था? वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसके अंदर में फायरिंग की वजह से जो 4 लोग हैं वो यहां पर मारे गए थे, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा। और प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक, और सोनम वांगचुक जो है वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है। उनको एनएसए के तहत यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लद्दाख के अंदर में प्रोटेस्ट जिन 2 बातों के लिए चल रहा था, जहां पर पहली बात डिमांड जो थी वो थी स्टेटहुड की, और दूसरी डिमांड जो थी वो थी 6 शेड्यूल के अंदर में इंक्लूजन की। यहां पर 6 अक्टूबर को एक पूरा डेलीगेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से यहां पर आने वाला था, और दोनों की दोनों काउंसिल, जिसके अंदर में ले एपेक्स काउंसिल और जो कारगिल की जो काउंसिल है, वो दोनों के दोनों यहां पर मिलने वाली थी। लेकिन अब जिस तरह से बुधवार को एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद अब ले काउंसिल और कारगिल दोनों ने यह कहा है कि वो यहां पर अब बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, और जिस तरह से लद्दाख के अंदर में अब कर्फ्यू लगाया गया है, और जिस तरह से अब यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि लद्दाख के अंदर में पाकिस्तानी इंट्रूजन था और वो एंटी नेशनल जिस तरह से स्टांस बनाया जा रहा है, यहां पर अब वो बातचीत नहीं करेंगे जब तक अब नॉर्मलसी जो है वो लद्दाख के अंदर में नहीं आएगी।
और यहाँ पर सबसे जरूरी बात आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी 5 अगस्त 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाकर लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जो दोनों की दोनों काउंसिल है, जिसके अंदर में कारगिल और लेह की जो एपेक्स बॉडी है, उन्होंने अब रिजेक्ट कर दिया है। अब 6 अक्टूबर को जो डेलीगेशन आने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, वो अब किस मैटर के ऊपर बातचीत करेगा, वो देखने की बात है। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अब जो एक तिब्बतन रिफ्यूजी जो लद्दाख के अंदर में था और जिसको इंजरी हुई थी, अब उसका एम्स के अंदर में इलाज चल रहा है और वो स्टेबल बताया जा रहा है। वहीं पर लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कविंदर गुप्ता जी, यहां पर उन्होंने कहा कि जो पुलिस है उसने अगर फायरिंग नहीं करती तो उसकी वजह से जो पूरा का पूरा लद्दाख है वो चल जाता, और यहां पर उन्होंने बैक किया। जिस तरह से पुलिस और सीआरपीएफ ने यहां पर अब कार्रवाई की है, अब उसको बैक किया जा रहा है। यहाँ पर जो दोनों की दोनों एपेक्स बॉडी है, जिसके अंदर में लेह और कारगिल की एपेक्स बॉडी है, और जो कविंदर गुप्ता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ पर अब जुडिशियल इंक्वायरी की बात की जा रही है, जहां पर अब एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यहाँ पर पूरी इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि जो लद्दाख के अंदर जो ये वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर ले एपेक्स काउंसिल और बीजेपी के मुख्यालय को आगजनी कर दी गई थी और 4 लोग यहां पर मारे गए थे, अब उसके पीछे कौन जिम्मेवार था। यहां पर एक और डेवलपमेंट देखी गई है, जहां पर कांग्रेस के कुछ नेता जिनका यहां पर नामजद किया गया था, कल उन्होंने यहां पर सरेंडर कर दिया है। अब फाइनली लद्दाख के अंदर में शांति बहाली कब होगी और कब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो एपेक्स बॉडी यहां पर आने वाली है वो कब बातचीत करेंगे और फाइनली लद्दाख के अंदर में शांति कब पहुंचेगी, जो भी डेवलपमेंट इससे रिलेटेड होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु के कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में स्टैम्पेड हुआ था, और स्टैम्पेड हुआ था जब साउथ के सुपरस्टार और टीवी की पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं तलपति विजय, यहां पर उनका एक रोड शो था और रोड शो के अंदर में जो एफआईआर है वो दर्ज कर दी गई है। अब एफआईआर की जानकारी जो है वो सार्वजनिक की गई है, जहां पर ये कहा गया कि बहुत ही एक्सेस क्राउड आया। जो क्राउड है वो 10,000 लोग वहां पर आ सकते थे, वहां पर 25,000 लोग आए, और उसके साथ साथ जिस तरह से डिले किया गया, जो तलपति विजय उनको जिस तरह से डिले एंट्री करवाई गई है टीवी की पार्टी के द्वारा, यहां पर स्टैम्पेड के लिए वो जिम्मेवार थे। अब यहां पर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उन्होंने कहा है कि अब जो तमिलनाडु की सरकार है वो प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे और ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग जिसके अंदर में कोई पॉलिटिकल गैदरिंग है या कोई राजनेता सेलिब्रिटी भी आ रहा है, अब प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो अरुणा जगदीशन कमीशन यहां पर उन्होंने बनाया है, अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे और उसके अनुसार ही अब पब्लिक गैदरिंग होने वाली है। वहीं पर अब जो बीजेपी है उसकी भी इसके अंदर में एंट्री हो चुकी है, जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कल कसूर पहुंची और यहां पर जो मृत लोग हुए उनके परिजनों से यहां पर मुलाकात की और उसके बाद जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने यहां पर अब एनडीए का एक 8 मेंबर पैनल बनाया है जिसकी अध्यक्षता करने वाली हैं हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी के साथ साथ अनुराग ठाकुर, तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना के एमपी भी यहां पर होंगे और ओवरऑल अब यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा कि डीएमके सरकार जिस तरह से यहां पर विफल रही है उनकी विफलता और यहां पर जो लोग हैं उनको सांत्वना देने के लिए यहां पर ये पैनल बनाया गया है। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इंडिया ईयू के रिलेशनशिप से रिलेटेड। यूरोपियन यूनियन जो है वो चाहती है इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में वो चाहते हैं कि इंडिया की 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है और जो मार्केट है उसका यहां पर एक्सेस मिल जाए। यहां पर अब एक नया कंसर्न आया है जहां पर ईयू के जो एम्बेसडर है पीट डेप्लिन, यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडिया रशिया के यहां पर रिलेशनशिप है उसकी वजह से इंडिया और ईयू के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके अंदर में खटास आ सकती है। यहां पर उन्होंने सबसे पहले मुद्दा जो है वो उठाया रशियन ऑयल का। उन्होंने कहा कि इंडिया जिस तरह से रशियन ऑयल को परचेज करता है उसके साथ साथ जो
कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है यहां पर हमारी आर्मी भी यहां पर भागीदारी की है, और इस तरह की भागीदारी अगर इंडिया रशिया के बीच में होगी तो उसकी वजह से इंडिया और ईयू के बीच में जो टाइज है वो खराब हो सकते हैं। यहां पर इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने यहां पर बताया कि एक बहुत ही दोगला बर्ताव जो है वो ईयू कर रहा है। ईयू खुद रशिया से इतनी सारी नेचुरल गैस को परचेज करता है, हम हमारी नेशनल नीड्स के लिए यहां पर अगर रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं तो यहां पर क्या सवाल आता है। दूसरी तरफ जो जापान मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके अंदर में अक्रॉस कंट्री 45 जो कंट्रीज हैं उन्होंने यहां पर भागीदारी की थी। इंडिया को यहां पर क्यों टारगेट किया जा रहा है, अब देखना यह होगा कि ये जो मुद्दा उठाया है ईयू के एम्बेसडर ने, क्या उसकी वजह से इंडिया और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसके ऊपर कोई असर पहुंचेगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो कनाडा से, और कनाडा के अंदर में जब से जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हटे हैं और मार्क कैनरी की सरकार आई है, उन्होंने इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की तरफ कदम उठाए। जहां पर कल जो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है अब उसको टेररिस्ट एंटिटी के तौर पर मान्यता दी गई है, और यहां पर यह मान्यता हुई है 18 सितंबर के बाद जब हमारे एनएसए अजीत डोवाल और कनाडा की जो एनएसए हैं उनके बीच में बातचीत हुई। अब यहां पर जिस तरह से जो कनाडा के अंदर में सरकार बदली है और उसके बाद से जिस तरह से जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो यहां पर अब जो लोग कनाडा को एज ए सेफ हेवन के तौर पर इस्तेमाल करते थे, अब उनके लिए जो सेफ हेवन है वो खत्म हो जाएगा और उनका पदप्रण जो है वो इंडिया के अंदर में हो सकता है, और बहुत सारे जो केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको फाइनली न्याय पहुंचेगा। एक और खबर आई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो मार्क कैनरी है उन्होंने कहा था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की जो फीस बढ़ाई है, यहां पर कनाडा जो है वो सारे के सारे जो एप्लीकेंट जो इंडिया से जो यूएस से जाना चाहते थे, यहां पर उनके लिए कनाडा जो है वो रास्ते खोलने वाला है, जहां पर जो फीस है उसको भी कम रखा जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो H1B वीजा के तहत जो कनाडा जाते थे, जो यूएस से जाते थे, वो अब कनाडा आए और कनाडा के अंदर में जो डेवलपमेंट के नए आयाम देखे जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जुडिशरी से आई, जहां पर एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जहां पर यह कहा गया था कि एक्स अब उसको जो सहयोग पोर्टल है उसके तहत यहां पर काम करना पड़ेगा। यहां पर एक्स ने कहा कि उनको अभिव्यक्ति की आजादी है और इसके लिए वो उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाएंगे। यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट का क्या फैसला है? कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो एक्स के ऊपर में कोई भी पोस्ट आता है और जो सहयोग पोर्टल बनाया गया है जिसके अंदर में जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट अगर एक्स से कहता है कि आपको कोई भी वीडियो हटा देना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, तो आपको देश के अनुसार उस पोर्टल के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स ये कहता है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है और इसीलिए यहां पर वो इसको सहयोग पोर्टल के अंदर में रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इम्यूनिटी मिलती है एज ए प्लेटफॉर्म के तौर पर आईटी एक्ट के अंदर में, वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और जो एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब जो एक्स है अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया है, अब देखना यह है कि इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सारा ग्रुप जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो सारा ग्रुप जिसके खिलाफ कई साले मामले चल रहे हैं, अब उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अदानी प्रॉपर्टीज को जो एसेट्स हैं वो यहां पर बेच दे, और जो उनके ऊपर जो इम्प्लीकेशन है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड का जो मामला है वो यहां पर क्लैरिफाई करने के लिए अब उन्होंने डिमांड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रखी है। और अब देखना यह होगा कि अगले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगी तो अपना क्या फैसला देता है, क्या सहारा के जो एसेट्स वो अदानी प्रॉपर्टीज को बेच दिए जाएंगे या नहीं बेचे। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट दी है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्स है वो एक पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स है और यहां पर किसी भी तरह का प्रिविलेज जो है वो जो प्रिविलेज ये सबके लिए होना चाहिए, किसी रेस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए नहीं।
यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्लेइंग का एक्सपीरियंस है और प्लेइंग के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, वो सबके लिए एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से जिस तरह से यूनिफिकेशन होता है, जिस तरह से जीने का सलीका मिलता है, टीम वर्क मिलता है, यहां पर स्पोर्ट्स खेलने का और स्पोर्ट्स के अंदर में भागीदारी करने का अधिकार जो है वो हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो केरला से आई है, जहां पर कोची की जो एनआईए कोर्ट है उसने 2 तमिलनाडु के जो नेटिव्स हैं उनको यहां पर 8 साल की कैद का यहां पर फैसला दिया। यहां पर मामला क्या है, जो आईएसआईएस जो है, जो एक इस्लामिक स्टेट का जो ग्रुप है, उसके अंदर में रिक्रूटमेंट का केस था कि जो तमिलनाडु के जो 2 नेशनल है वो यहां पर रिक्रूटमेंट कर रहे थे आईएसआईएस के लिए। यहां पर अब उनको 8 साल की जो कैद है वो एनआईए कोर्ट ने यहां पर दी। अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट की 2 खबरें हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार है उसके अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और आज 30 सितंबर को जो बिहार के अंदर में जो एसआईआर फाइनली कंडक्ट हुई है, जो फाइनल लिस्ट जो है वो आज इलेक्शन कमीशन यहां पर जारी करने वाला है। और यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा कि जिस तरह से 65 लाख वोटरों का यहां पर नाम हटाया गया था, अब उसके अंदर में कितने इंक्लूजन होंगे। और अगले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी तो यहां पर क्या जो 65 लाख वोटर हैं उनको इंक्लूड किया गया है और फाइनली कितने वोटर जो हैं जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के अंदर में हटाए हैं वो पता चले। तो नेक्स्ट खबर हमारी वो भी इलेक्शन कमीशन और एसआईआर से ही रिलेटेड है, जहां पर केरला हाउस ने अब यहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने कहा कि केरला के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो इसके खिलाफ जाते हैं। अब यहां पर ये देखना होगा कि ये जो रिजोल्यूशन है वो केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी जो स्पेशल इंटेंसिव है रिवीजन है वो ये कर सकती है। अब यहां पर किस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है केरला के अंदर। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एशिया कप से रिलेटेड, जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि एशिया कप जो है वो इंडिया जीत गया था और पाकिस्तान को हमने 5 विकेट से यहां पर हराया। और उसके बाद जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर एक ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने रीट्वीट करते हुए यहां पर एक सबसे बड़ा विवाद जो है वो यहां पर खड़ा हुआ है, जहां पर जो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पीसीबी के चेयरमैन, यहां पर कल उनको जो ट्रॉफी है वो इंडियन टीम को यहां पर प्रेजेंट करनी थी और जो मेडल्स हैं, विनिंग मेडल्स, वो भी यहां पर देने थे। लेकिन यहां पर जो मोहसिन नकवी है वो यहां पर मेडल और ट्रॉफी लेकर वापस चले गए थे। अब इस मामले को जो बीसीसीआई है वो आईसीसी की जो मीटिंग होने वाली है यहां पर उठाएगा और यहां पर अब देखना यह होगा कि एसीसी के ऊपर में अब क्या असर पड़ता है। एसीसी की जो चेयरमैनशिप है वो एक रोटेशन पॉलिसी के तहत अब पाकिस्तान को मिली हुई है, उसके बाद वो बदल जाएगी। लेकिन यहां पर अब जिस तरह से जो क्रिकेट फील्ड के अंदर में अब इंडिया पाकिस्तान जो है वो आमने सामने आए हैं, अब उसका क्या असर होगा वो देखने की बात है, क्योंकि जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो अब शुरू हो रहा है और यहां पर देखना होगा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तब यहां पर किस तरह की जो भागीदारी है वो रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर में जो आई लव मोहम्मद का जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो कानपुर से शुरू हुआ था और एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन बरेली के अंदर में पिछले शुक्रवार को जिस तरह से एक वायलेंट राइट्स हुए थे, अब यहां पर जो क्लरिक है अब उसको हेल्ड कर लिया गया है और जो इंटरनेट है वो सस्पेंड कर दिया गया है बरेली के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ साथ जो बीएनएस की जो धारा है 163 वो इंपोज कर दी गई है। 163 जो है वो आईपीसी की जो 144 धारा 144 है उसी के तहत यहां पर होती है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो उड़ीसा से है, जहां पर उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मोहन मांझी यहां पर उन्होंने एक नया बदलाव किया है, जहां पर अब उन्होंने अलाउ कर दिया है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो वुमेन है वो भी अब नाइट शिफ्ट कर सकती हैं और यहां पर 10 घंटे की जो नाइट शिफ्ट है ये अलाउ उन्होंने इसलिए किया है ताकि उड़ीसा के अंदर में डेवलपमेंट के नए आयाम आ सके। तो नेक्स्ट खबर है हमारी
वो उत्तराखंड से आई है, जहां पर उत्तराखंड के अंदर में जिस तरह से जो पेपर लीक का मामला था और उसके बाद जो प्रोटेस्ट चल रहा था, यहां पर जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, यहां पर उन्होंने कहा है कि प्रॉपर सीबीआई प्रोब होगी और उसके बाद जो छात्र जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो अब प्रदर्शन से हट चुके हैं और यहां पर अब हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश के अंदर में जितने भी जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो सारे के सारे सही होने चाहिए और किसी भी तरह की जो चीटिंग है वो यहां पर नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से रिलेटेड है। कल डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में बातचीत हुई है और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है वो गाजा प्लान को मान गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर प्रस्तावित की। यहां पर एक और बात आई है जहां पर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कतर से भी अपोलॉजी की है और ये अपोलॉजी इसलिए की गई है क्योंकि कतर के अंदर में यहां पर एयर स्ट्राइक की थी इजराइल ने और यहां पर जिस तरह से जो कतर की जो सॉवरेनिटी का वोलेशन किया था, यहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उसको यहां पर मान लिया। यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि गाजा में जो प्लान है वो कैसा है और डोनाल्ड ट्रंप के किस प्लान को नेतन्याहू ने यहां पर मान लिया। यहां पर सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि गाजा के अंदर में अब जो डीरेडिकलाइजेशन जो है टेररिस्ट आउटफिट है उन सबको यहां पर हटाना पड़ेगा और अगले 72 घंटे के अंदर में जो इजरायली बंधक हैं और जितने भी जो हॉस्टेजेस हैं जिन जो मर चुके हैं उनके रिमेन्स और जो यहाँ पर जिंदा है उन सबको यहाँ पर रिहा करना पड़ेगा और उसके बाद जो जनवरी के अंदर में एक फाइनली एक पीस एग्रीमेंट हुआ था वो मान लिया जाएगा और लगभग 650 से ज्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी और गाजा के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर रिजोल्व कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यूके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं टोनी ब्लेयर, उनको यहां पर एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है जहां पर गाजा के अंदर में जो रिकंस्ट्रक्शन है वो यहां पर किया जाएगा और गाजा के अंदर में जो हमास उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जो हमास के जो लोग यहां पर हैं जो पीसफुल यहां पर रिसाइड करना चाहते हैं वो यहां पर अलाउ रहेंगे और इजरायली फोर्सेस यहां पर इन ड्यू प्रोसेशन जो है वो अपनी जो पावर वो यहां पर फिलिस्तीनी अथॉरिटीज को यहां पर दे देगी। अब यहां पर इजराइल इस पर्टिकुलर प्लान को मान गया है। अब देखना यह है कि क्या हमास जो है वो होस्टेजेस को छोड़ेगा और उसके बाद क्या गाजा के अंदर में शांति बहाल होगी। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है जहां पर जेडी वेंस जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है यहां पर उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है वो अब डीप स्ट्राइक कर सकता है रशिया के अंदर में और यहां पर उन्होंने कहा कि जो टोनसोक जो क्रूज मिसाइल है वो जल्द ही यूएसए जो है वो कीव को दे सकता है। यहां पर जो टोनसोक नाम की जो क्रूज मिसाइल अब यहां पर अगर यूक्रेन को मिलेगी तो उसकी वजह से जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकता है और इसीलिए यहां पर जो रशिया है उन्होंने ये कहा है कि ये कोई भी पीस डील करने का तरीका नहीं है। अगर इसी तरह से यूक्रेन को आर्म किया जाएगा तो उसकी वजह से जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है वो आगे भी चलेगा और उसके बहुत बड़े रिपरकशन हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो मोल्दोवा से रिलेटेड। मोल्दोवा एक छोटी सी कंट्री है जो बॉर्डर रखती है यूक्रेन के पास और यहां पर यूक्रेन जो मोल्दोवा है वहां पर इलेक्शंस हुए थे संडे को और संडे को इलेक्शन से जस्ट पहले शनिवार को जो प्रो रशियन जितनी भी पार्टी थी उनको यहां पर वोटिंग करने से रोक दिया गया था। उनकी पार्टी का जो सिंबल है वो भी छीन लिया गया था। अब यहां पर प्रो ईयू पार्टी जो है वो मोल्दोवा के अंदर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो यहां पर जीत गई। अब क्या यहां पर जिस तरह से जो प्रो रशियन पार्टी थी जो ग्रेटर मोल्दोवा पार्टी थी उसको जिस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया है, क्या यहां पर प्रॉपर इलेक्शंस हुए हैं? क्या यहां पर जो लोग हैं जो चाहते थे प्रो रशियन पार्टी जो ग्रेटर मोल्दोवा पार्टी को जिस तरह से वोटिंग करना चाहते थे वो नहीं कर पाए? क्या ये प्रॉपर इलेक्शन है? क्या यहां पर इंडिपेंडेंसी है? क्या यहां पर ईयू ने जो रिगिंग नहीं की है? आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो नेपाल से आई है जहां पर नेपाल के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और उनके जो फॉर्मर 4 ऑफिशियल्स हैं उन सबके पासपोर्ट को यहां पर फ्रीज कर दिया गया है और यहां पर फ्रीज इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से जेनजी प्रोटेस्ट 9 सितंबर को हुआ था अब यहां पर प्रॉपर जांच हो रही है और केपी शर्मा ओली उस जांच के दायरे के अंदर।
जो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो नॉर्थ कोरिया और चाइना के रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जहां पर चाइना ने अब स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ करने की बात की है, और यहां पर उन्होंने कंडेम किया है यूएसए और उसकी हेजमनी को। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के ऊपर जितने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पॉपुलेशन उसको जिस तरह से एक्सेस नहीं मिल पा रहा है आउटर वर्ल्ड का, और जिस तरह से वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है, यहां पर उसको कंडेम किया है, और यहां पर एक ग्रेटर गुड की तरफ जो नॉर्थ कोरिया और चाइना के रिलेशनशिप बढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेली यूट्यूब चैनल। थैंक यू।